नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। ज्योग्राफी की क्लासेस निरंतर अपलोड की जा रही हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग भूगोल को दो तरीके से तैयार कर रहे हैं। एक यूपीपीसीएस और आरओआर में जैसे फैक्ट बेसिस प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न और फिर 4 ऑप्शन, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका जो है कि एनसीईआरटी किताबों से जो स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से आईएएस की परीक्षा में और यूपीपीसीएस की अपर सबऑर्डिनेट की परीक्षा में आपको देखने को मिलता है, उस तरीके को भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। आज का जो वीडियो है उसी से संबंधित है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हों, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो। जो व्याख्या मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करके बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। प्लेलिस्ट में आपको बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी। ज्योग्राफी की एक अलग प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पहला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, क्या सही है। आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं कि आपको क्या इसका उत्तर पता है। यूपीएससी स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं सारे। पहला स्टेटमेंट देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल ये तुलना की गई है। प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। हिमालय एक नवीन युवावस्था में पर्वत है, वलित पर्वत है और इसकी जो संरचना है वो तरुण, दुर्बल और लचीली है, जिसके कई सारे कारण हैं। अगला स्टेटमेंट भी देख लीजिए, बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित। अंतर्क्रियाएं यानी कि रिएक्शंस, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, बाहर की फोर्सेस हैं, एनसीईआरटी में बहुत व्यापक रूप से समझाया हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आप जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स के मिलन के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है और कहीं ना कहीं अंतर्जनित बलों का बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और बाह्य जनित बल भी जो है कहीं ना कहीं लग रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो पहले का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इस तरह के प्रश्नों को हल करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है और ये सारे के सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस की अपर सबऑर्डिनेट परीक्षा के कुछ प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न जो हैं यूपीएससी लेवल के हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है, इसका प्रमाण क्या है? ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। अब यूपीएससी में इस तरह से पूछा गया। दूसरा जो प्रश्न बना था यूपीपीसीएस में, वो हिमालय पर्वत अभी भी वलित पर्वत है, अभी भी नवीन पर्वत है, इसका उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गार्ज, छिप्रिकाएं, वी आकार की घाटियां, जलप्रपात। तो हिमालय पर्वत से इनका क्या संबंध है आपको पता होना चाहिए। हिमालय पर्वत उत्तर भारत की ढेर सारी नदियों का उद्गम स्रोत है। हिमालय पर्वत में ग्लेशियर्स बनते हैं और ये ग्लेशियर्स जो है नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊंचाई पर होने के कारण इन ग्लेशियर्स से जो पानी पिघलता है उससे जो है बहाव तेज हो जाता है, जिससे कि गार्ज का निर्माण होता है। वी आकार की घाटियों का निर्माण करने में इस स्पीड का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलप्रपात भी बनाती हैं क्योंकि ऊंची ऊंची घाटियां हैं और छिप्रिकाएँ भी हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी प्रमाण हैं कि हिमालय अभी भी नया है, वलित है, हर साल बढ़ रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़े, ऑप्शंस को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। पूछा क्या है, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा असत्य है। तीनों स्टेटमेंट में क्या कोई असत्य है? 1 2 1 3 2 3 उपयुक्त सभी असत्य पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हैं, सतलुज नदी नहीं, सिंधु नदी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है।
तीसरा स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। यह स्टेटमेंट गलत है। पूर्व की तरफ आपको ज़्यादा विविधता देखने को मिलेगी और पश्चिम में आपको ज़्यादा ग्लेशियर्स, बर्फ से ढकी जो है चोटियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पूर्वी भाग ज़्यादातर विविधता से भरा पड़ा है। तो यहाँ पर केवल और केवल सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, क्योंकि प्रश्न पूछा था असत्य। जल्दबाजी में कई बार हम प्रश्न को, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और हमें पता होता है इसका आंसर ये होगा और कुछ और लगा देते हैं, पूछा कुछ और होता है। तो यहाँ पर पूछा था असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अब याद रखिएगा, यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट और यूपीएससी में 4 तरह के जो हिमालय हैं उनकी विशेषताएं अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, इन पे प्रश्न जो है बन रहा है। ठीक है, 2020 में भी जो है यूपी पीसीएस के अपर सबऑर्डिनेट में प्रश्न बना है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको, सत्य कथन बताना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीने में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी का प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है, यह भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, महान हिमालय की वलय की प्रकृति असीमित है, ग्रेनाइट से बना है और हमेशा बर्फ से ढकी रहती है पूरे 12 मास। ठीक है, 12 मास बर्फ से पूरी तरह से ढकी रहती है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। एक बार आरओ में प्रश्न पूछा गया था कि किस हिमालय किस हिस्से को जो है हिमाद्री कहा जाता है। ऑप्शन में था महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय। आरओ का प्रश्न है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि महान हिमालय को ही हिमाद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को जैसे सह्याद्री कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। याद रखिएगा, फैक्ट बेसिस प्रश्न है, आरओ का बना हुआ है। इसके अलावा महान हिमालय के हिस्से कौन से हैं, इस पर भी प्रश्न बना हुआ है। तो आगे देखते हैं उसको। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित हैं। ये आईएएस का प्रश्न है और पिछले साल 2020 में इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न यूपी पीसीएस में भी हमें देखने को मिला। कौन सा हिस्सा किसका भाग है। तो यहाँ पर महान हिमालय की बात हो रही है, ग्रेट हिमालय की। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नामचा बरवा, K2, नंदा देवी। विचार करें सही जवाब क्या होगा, महान हिमालय का कौन सा हिस्सा है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने अच्छे से बताया था कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा, प्रश्न बन रहा है इस पे। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरा, नंदा देवी, नामचा बरवा। K2 नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुने जो मैं बता रहा हूं व्याख्या। महान हिमालय या फिर वृहद हिमालय के प्रमुख शिखर कौन से हैं। कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नामचा बरवा दक्षिण तिब्बत में। नेपाल के अंतर्गत आता है इसका माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, गुरला मंदाता। गुरला मंदाता पे प्रश्न यूपी पीसीएस में बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी है इसका सही जवाब। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। यह एक प्रश्न पूछा गया है। अभी हमने महान हिमालय देखा, अब लघु। विचार करें, ऑप्शन है आपके सामने 1 2 4, 1 2, 1 2 3। सही जवाब है इस प्रश्न का धौलाधार, फिर आएगा आपका पीर पंजाल और फिर आएगा महाभारत। ऑप्शन बी। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है इस श्रेणी में, जबकि धौलाधार सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है लघु हिमालय के अंतर्गत।
पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इस दर्रा में बनाई गई सुरंग को जवाहर सुरंग भी कहा जाता है। तो जवाहर सुरंग किस में आता है? लघु हिमालय में। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी वृहद हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी, ठीक है, तो ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? पंजाब, पंज जमा आब, ठीक है, पंज जमा आब, आब नदियों को कहा जाता है। 5 महान नदियों से निर्मित हुआ है आपका पंजाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अगला प्रश्न देखिए। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान का पश्चिम में स्थित है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, विचार करिए। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है, ये स्टेटमेंट सही है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो गंगा मैदान के पूर्व में, विशेषकर असम में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं, सुंदरवन डेल्टा का, जहाँ पर जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है उसको सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी करती है। माजुली नाम है उस द्वीप का। पूरा काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड द्वीप है वो, और विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड द्वीप है जो कि नदी के द्वारा निर्मित जमीन पर बसा हुआ है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब केवल और केवल बी है, 1 और 2। याद रखना है, ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के पूर्व में स्थित है, असम में। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। आपको बताना है कथन सत्य कौन सा है। केवल 1, 2, 2, 3, तीनों। ध्यान से पढ़े इस स्टेटमेंट को। सही जवाब क्या है? तो यहां पर ऑप्शन डी है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए और तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, इस मैदान के अंतर्गत नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे कि बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियां पाई जाती हैं इसके प्रौढ़ावस्था में। ये फैक्ट है जिस पे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। इस पठारी भाग में संकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार हैं। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। पूछा है कौन सा कथन गलत है। मैं फिर से कहूँ तो बार बार इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले तो कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात हो रही है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। और पूछा क्या है, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। यूपीएससी में तो ज़्यादातर कैंडिडेट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और यूपी पीसीएस में भी अब इस तरह के प्रश्न जो है बन रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो विचार करें इस प्रश्न में,
गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो यहां पर केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस पठारी भाग में संकरी और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। दरअसल प्रायद्वीपीय पठार एक तिकोने आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टीलीय और आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। फिर से याद रखिएगा, इग्नीशियस रॉक तथा रूपांतरित शैलों से बना है, आग्नेय चट्टाने जिसे कहा जाता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह भारत के प्राचीनतम स्थिर भूभागों में से एक है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। एनसीईआरटी की व्याख्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल और केवल एक। बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार हैं। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। अब कई बार ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं यूपीएससी में, तो प्रश्न जरा बनने का वो स्वभाव देखिए कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी इस तरह से जो है इंगित करता है कि एक स्टेटमेंट कोई ना कोई गलत होगा ही होगा। क्योंकि अगर 1 2 3 कहीं भी नहीं दे रखा है, ना उपयुक्त में से कोई नहीं, इस तरह से भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन से ये तय हो जा रहा है कि एक स्टेटमेंट कोई ना कोई गलत है, और वो है पहला। 2 और 3 सही है। इसके अलावा आपको कुछ पता भी होना चाहिए पहले से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों की तैयारी करा दी जाए ताकि हर साल यूपीएससी में यहीं से प्रश्न बनता है, कंसेप्ट बेसिस। थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होता है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, दक्षिण। उत्तर पश्चिम में पड़ेगा दिल्ली और कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में महादेव श्रेणी, दक्षिण में कार्डामम। अब कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, और ये प्रश्न जो है ठीक भी लग रहा है, आ सकता है यूपीपीसीएस में। तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है, सही बात है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, ये भी सही है। पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में कार्डामम इलायची की पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कॉर्बी एंगलोंग का पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। तो यहाँ पर सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग है? पलामू, कोयम्बटूर, मेघालय, मालवा का पठार, कर्नाटक का पठार। कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी के सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे कि हजारीबाग का पठार, पलामू का पठार, रांची का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक का पठार। मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो भ्रंश घाटी बनने के कारण छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया था। बाद में यह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप के द्वारा पाट दिया गया। तो प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग हिस्सा नहीं है? 3 ऑप्शन दे देगा एक जैसे और 1 ऑप्शन दे देगा बिल्कुल अलग। तो इस तरीके प्रश्न जो है तैयार रहिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियां प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं? ये प्रश्न है। टॉर, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचनाएं, ब्लॉक पर्वत, छत्रक चट्टानें। शुद्ध एनसीईआरटी का प्रश्न। अगर यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट में आ जाए तो क्या करेंगे? कौन सा इसका सही जवाब है? प्रायद्वीपीय पठार में कौन पाए जाती हैं स्थलाकृतियां? तो इसका सही जवाब है 1 2 3 और 5।
1, 2, 3 और 5। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर आता है। टॉर क्या होता है? धरातलीय स्थल पर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियां, सॉइल इरोजन के बाद जो बनती हैं उसको टॉर कहा जाता है। और इस पर 2 बार प्रश्न बन चुका है यूपीएससी में। तो स्थलाकृतियां जो बनती हैं उसके नाम सुन लीजिए। एक तो बनता है टॉर, फिर बनता है ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचनाएं, टेकरी पहाड़ियां और क्वार्टजाइट भित्तियां। क्वार्टजाइट भित्तियां, टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं, नग्न चट्टान संरचनाएं, पर्वत स्कंद, भ्रंश घाटियां, ब्लॉक, टॉर पर्वत। ये एक अच्छा प्रश्न है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान का निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण होगा रिफ्ट घाटियां और ब्लॉक पर्वत। टॉर जो है वो अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां, यानी कि हाल फिलहाल में। तो यहां पे केवल और केवल होगा 1 और 3। नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण वर्टिकली हलचल और भ्रंश खंडों से प्रभावित हैं। वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। तो ये जो इसमें निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश ये दे रखा है, ये फैक्ट हैं जिनको कि यूपी पीसीएस में ऑप्शंस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और प्रश्न का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की पुस्तक को जरूर पढ़ा करें, बार बार पढ़ा करें। वहाँ से इस तरह के प्रश्न जो है आप आराम से टैकल कर सकते हैं और यूपीएससी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपर सबऑर्डिनेट में भी। दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है? बार बार हम एग्जाम्स में सुनते हैं दक्कन ट्रैप से जुड़े हुए प्रश्न। तो क्या है ये? चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसके शैल आग्नेय, जिसको कि इंग्लिश में इग्निशियस भी कहा जाता है, वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसके अलावा आरओ और यूपी पीसीएस में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मृदा। ठीक है, काली मृदा, रेगुड़ मृदा। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को ही कहा जाता है। कपास के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? वो काली मिट्टी ही है। ठीक है, तो रेगुड़ मिट्टी पे प्रश्न बने हैं, काली मृदा पे बने हैं। इसके अलावा मृदाओं में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं, ये भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। इस प्रश्न का फिलहाल जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? यूपी पीसीएस का प्रश्न है। महाराष्ट्र सह्याद्री, कर्नाटक अन्नामलाई, केरल कार्डमम, तमिलनाडु नीलगिरी। तो यहां पर सुमेल करना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ऑप्शन है 1 2 1 2 3 2 3 4 1 3 4। तो पहला बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां हैं उनको सह्याद्री पश्चिमी घाट में कहा जाता है। उसके बाद जो है आपका होगा केरल कार्डेमम इलायची पहाड़ियां, तमिलनाडु नीलगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां, जिसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। यहां पर केवल ऑप्शन डी होगा 1 3 और 4। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा गया है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई तथा इलायची कार्डमम की पहाड़ियां। ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर 1 3 4 होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, दीहू।
दरअसल ये जो घाट हैं ये दरअसल रास्ता है, दर्रे हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगहों को जोड़ते हैं आपस में। इस तरह से प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में और आईएएस एग्जाम्स में भी बनते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, दीफू। यहाँ पर केवल 2 और 3 सही नहीं है। पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। व्याख्या सुन लीजिए। थाल घाट जो है पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित यह पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई से नासिक को। पाल घाट जो है वो पश्चिमी घाट में ही अवस्थित दर्रा है, दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच जो है यातायात के लिए प्रमुख मार्ग है। तो 2 फैक्ट आपको पता चले पाल घाट के बारे में। सह्याद्री पश्चिमी घाट में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों को आपस में जोड़ता है ये दर्रा, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में यातायात का साधन है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु के लिए भी जो है ये दर्रा काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, सुमेल करने को आ सकता है केरल तमिलनाडु। थाल घाट जो है आएगा मुंबई नासिक सुमेल करने को लेकर के। भोर घाट, भोर घाट होगा महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट में ही स्थित है ये भी, और ये दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये भी याद रखना है, मुंबई से पुणे भोर घाट। दीफू दर्रा ये भारत और म्यांमार को जो है आपस में जोड़ने वाला दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है स्टैटिक जीके का पार्ट, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न तो अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुमेल करिए, सही जवाब क्या होगा? अन्नामलाई पहाड़ियाँ बिल्कुल हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ भी बिल्कुल हैं, और ऑप्शन 4 कार्डामम। तो यहाँ पर अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डामम, नल्ला मल्ला और जावदी पहाड़ियाँ ये नहीं है इनमें, ये पूर्वी घाट में आती हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के ज़रा नाम सुन लीजिए, पेपर में आ सकता है। जवादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी। ठीक है, अभी तक ज़्यादातर जो प्रश्न बने हैं वो पश्चिमी घाट से जुड़े हुए प्रश्न बने हैं, पूर्वी घाट पर अब आना शुरू हुए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, जवादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4। 1, 2, 4। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। उगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यहां पर केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं पूर्वी घाट से तुलना में। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई है जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से लेकर के 1600 मीटर है। फैक्ट है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट 900 से लेकर 1600 मीटर। दूसरा स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, कटाफटा है। यही कारण है कि जो अक्टूबर नवंबर के बीच में जो हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्वी मानसून की, वो इनमें फंस जाती हैं और इन तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है चक्रवातों के कारण। जिसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतत नहीं हैं, ये अनियमित हैं। बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जवादी पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा है 1690 मीटर तथा महेंद्रगिरी इस घाट की अन्य महत्वपूर्ण चोटी है। इस घाट का काफ़ी अपरदन हो चुका है। तो जिंदगाड़ा याद रखिएगा 1690 मीटर। तो यहाँ पे केवल सी स्टेटमेंट सही नहीं है।
उंगमंगलम या ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक पर्वतीय शहर है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों पर, ना कि अन्नामलाई पर। प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो व्याख्या बताई जाती है दोस्तों, वहां से और प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं ये भी आपको सीखने को और देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। प्रायद्वीपीय पठार, आशा करता हूं आज की जो वीडियो हो रही है इसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार काफ़ी हद तक कंसेप्ट आज का क्लियर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, सही बात है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है, यह भी स्टेटमेंट सही है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है जो कि एक ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम बार बार बात करते हैं कि अरावली जो पहाड़ियां हैं वो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, ना कि ब्लॉक पर्वत। सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाएं हैं अरावली पहाड़ियां जो कि अवशिष्ट पहाड़ियों का उदाहरण है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। सत्य पूछा है प्रश्न में तो केवल 1 और 2, यहां पर हो जाएगा केवल 1 और 2। ब्लॉक पर्वत नहीं है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। आगे बढ़ते हैं। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मेघालय का पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। बताओ क्या बात कर रहा है? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जैव विविधता नहीं मिलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत लग रहा है। हम जानते हैं कि चेरापूंजी मासिनराम से पहले तक स्टैटिक जीके का हिस्सा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी। मासिनराम अब नया है अपडेट, लेकिन चेरापूंजी में भी बहुत अच्छी खासी वर्षा होती है मेघालय में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मेघालय राज्य बहुत ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है और मेघालय जो है प्राकृतिक रूप से काफ़ी धनी है जैव विविधता के रूप में। तो यहाँ पर वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन 1 और 3 को माना गया है। पहला तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ये बात बिल्कुल सही है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट गलत है। 1 और 3 इसका सही जवाब पाया गया है। शायद आंसर की में कुछ मिस्टेक रही हो, क्योंकि मेघालय में जो है प्राकृतिक रूप से काफ़ी धनी राज्य जो है ये माना जाता है जैव विविधता के रूप में। चलिए इसको मैं अगले वीडियो में विस्तार में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे प्रश्न देखिए, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सही स्टेटमेंट होना चाहिए कि भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ना कि दक्षिण पश्चिम में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचनाएं प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ये बिल्कुल सही बात है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण नदी है जो कि अरावली पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रन में जाकर के कहीं दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्थलाकृतियां भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं? स्थानांतरी रेतीली टीले, छत्रक चट्टाने, मरुउद्यान, टौर। ये यूपीएससी का ही प्रश्न है। देखिए 3 बार टौर वाले शब्द के रूप में जो हमें तीसरा प्रश्न ये मिला, और छत्रक चट्टानों के ऊपर भी हमें दोबारा रिपीट प्रश्न मिला है। स्थलाकृतियां भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में दी, वहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में दिया गया था, यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में पूछा गया है प्रश्न स्थलाकृतियां। तो पहली तो रेतीले टीले ये तो जरूर मिलेंगी। उसके बाद है आपकी छत्रक चट्टानें, मशरूम रॉक्स, ये भी मिलती हैं।
उसके बाद मरुध्यान, ये भी सही है। 1, 2 और 3। यहाँ पर केवल और केवल 1, 2, 3 होगा, ऑप्शन ए होगा। टॉर के बारे में मैं बता चुका हूँ कुछ देर पहले। चलिए, तो आज को इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। एक प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसको मैं क्लियर करके आगे के वीडियो में जो है उसको पूरा कर दूंगा। उसके लिए ज़रा एक रेफरेंस देख लूँ एक बार मैं बुक का, मेघालय को लेकर के। और बाकी इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी के वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।